क्या एक मामूली सा चाय वाला बन सकता है सच में देश का पीएम? क्या सच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक चाय बेचते थे, या फिर यह है एक झूठ, एक रची रचाई झूठ? क्या है इसकी सच्चाई? यही चीज के बारे में हम आज ये वीडियो में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं तूफानी रिपोर्ट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर की, जहां दामोदर दास मोदी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उनका रेलवे स्टेशन के पास में ही एक चाय का दुकान था। वो चाय बेचकर और उनकी पत्नी हीराबेन मोदी दूसरे के घरों में काम करके, जैसे कि झाड़ू पोछा करना और बर्तनों को मांजना, ये काम करके दोनों अपने घर को चलाते थे। 17 सितंबर 1950 ये वो दिन था जब हीराबेन मोदी और दामोदर दास मोदी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उन दोनों का ये तीसरा बच्चा था। इस बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रखा गया। नरेंद्र कुल 6 भाई बहन थे, जिनमें 5 भाई और 1 बहन थी। पांचों भाई अक्सर अपने पिता का हाथ बटाने चाय की दुकान पे जाया करते थे, जिसमें नरेंद्र सबसे आगे रहते थे। वो अक्सर अपने पिता के दुकान पे चाय बेचते दिखा करते थे। नरेंद्र बचपन में काफी नटखट और पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे। धीरे धीरे नरेंद्र बड़ा होने लगा। उनके पिता को उसकी पढ़ाई की चिंता सताने लगी। एक दिन उनके पिता ने नरेंद्र को उसके भाई के घर, यानी कि नरेंद्र के चाचा के घर अहमदाबाद में उसे पढ़ने के लिए भेजा। नरेंद्र के चाचा भी अहमदाबाद में चाय ही बेचा करते थे और नरेंद्र का स्कूल के सामने में ही उनके चाचा का चाय का दुकान था। इसलिए सुबह में नरेंद्र अपने चाचा के साथ चाय बेचते थे और दिन में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। नरेंद्र पढ़ाई में तो ठीक ठाक, यानी कि एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन वक्ता बहुत ही मस्त थे। वो भाषण बहुत ही अच्छे तरीके से दिया करते थे। एक दिन चाय बेचते समय उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उन्होंने उसे आरएसएस ज्वाइन करने की सलाह दी। नरेंद्र ने उनकी बातों को माना और आरएसएस को ज्वाइन कर लिया। नरेंद्र तभी सिर्फ 8 वर्ष के ही थे। नरेंद्र मात्र 17 साल के थे जब घर वालों ने उनकी शादी जसोदाबेन नाम की एक लड़की से करवा दी। लेकिन उस वक्त तक नरेंद्र का रुख आध्यात्मिक और देश सेवा की ओर हो गया था। उनका मानना था कि एक शादीशुदा के मुकाबले एक अविवाहित आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उन्हें कोई परिवार की चिंता नहीं होती, अपने बाल बच्चों की चिंता नहीं होती, अपने पत्नी की चिंता नहीं होती, अपने घर की चिंता नहीं होती। इस बात से नरेंद्र की मां काफी दुखी रहती थी। उन्हें लगता था कि मेरा बेटा कहीं साधु ना बन जाए, कहीं सन्यास ना ले ले। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नरेंद्र ने बिना किसी को बताए घर को छोड़ दिया और हिमालय के लिए चल गए। मोदी ने उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 2 वर्ष बिताए। उसके बाद वो अपने घर लौट आए। 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त नरेंद्र जवानों से भरी हुई ट्रेन में उनके लिए चाय और खाना लेकर जाया करते थे। 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में भी नरेंद्र ने जवानों की खूब सेवा की। 1971 में वो आरएसएस के प्रचारक बने और वो अपना पूरा समय आरएसएस को ही देने लगे। 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी और पूरे देश में आपातकाल लगा दिया, जिसके कारण आरएसएस को भी बैन कर दिया गया। लेकिन मोदी यहां नहीं रुके। वो छुप छुप कर देश की सेवा किया करते थे और आरएसएस का प्रचार किया करते थे, जिसके कारण पुलिस उसके पीछे लग गई उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, जिसके कारण नरेंद्र को मजबूरन अंडरग्राउंड होना पड़ा पुलिस से बचने के लिए। आरएसएस में मोदी के बेहतर कामों को देखकर उन्हें बीजेपी में नियुक्त किया गया। 1990 में आडवाणी जी के अयोध्या यात्रा पर मोदी जी ने भव्य आयोजन किया, जिसे देखकर बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। गुजरात में बीजेपी को 1995 में विधानसभा के चुनाव में जीत मिली, जिसमें मोदी का बहुत बड़ा योगदान था। चुनाव में जीत के बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बनाया गया।
2001 में केशुभाई पटेल की तबीयत गड़बड़ाने लगी और बीजेपी बहुत सारी सीटें भी हार गई थी गुजरात में, जिसके कारण बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गुजरात का। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के सारे कामों को बहुत ही अच्छे तरह से संभाला। देखते ही देखते उन्होंने गुजरात को भारत का एक बेहतरीन राज्य बना दिया और वो खुद भी गुजरात के सबसे बेहतरीन और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 2002 में हुए गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया, जिसके कारण कांग्रेस सहित अन्य सभी विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी को उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग करने लगे। असल में गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा नामक शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के F6 कोच में आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके विरोध में गुजरात के आम लोगों में दंगा होना शुरू हो गए। ये दंगा बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये दंगा इतना भड़क गया कि इसमें लगभग 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने इस घटना का जांच करना शुरू किया। इस घटना के लगभग 8 साल बाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया कि नरेंद्र मोदी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, उनका इस घटना में कोई भी तरह का हाथ नहीं था। इस फैसले के बाद पूरे गुजरात में खुशी की लहर दौड़ गई। मोदी जी के अच्छे कामों की वजह से गुजरात के लोगों ने उन्हें अपना 4 बार लगातार मुख्यमंत्री बनाया। मोदी की इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सफलता देखकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में नियुक्त किया। और उसके बाद क्या हुआ ये बताने की जरूरत है क्या? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे वीडियो को खत्म कर देना चाहिए। तो यहीं वीडियो को खत्म कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने बोलना पड़ेगा क्या? नहीं ना? धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।